एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर सेंड करवा दी जाएंगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको वहां जाना है, ज्वाइन करना है डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एक मोटिवेशनल कोट से, नेवर फॉरगेट व्हाई यू स्टार्टेड। ठीक है, आपने क्यों स्टार्ट किया था? आप जब कभी डीमोटिवेट फील करते होंगे तो आपने क्यों स्टार्ट किया था, आपको उसी रीज़न पे जाना है। ठीक है, मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। पीएम एट COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 में पीएम मोदी ने जो बोला है वो आपके मेंस एंड इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में, क्योंकि यही लाइंस होती हैं, यही कीवर्ड्स होते हैं जो आपके आंसर्स को एवरेज एस्पिरेंट से अलग बनाती हैं। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम उन्होंने मेंशन किया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए, एंड मेंस में आप इसका मेंशन करेंगे। ठीक है, साइलेंट डिवास्टेशन रिपोर्ट ऑन ड्राउट, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो सूखा पड़ता है उस पर जो रिपोर्ट है ना, ये भी, क्योंकि ये मीडिया की नज़रों में उतना नहीं आता, पर पर रिपोर्ट आई है तो एग्जामिनर की नज़रों में आ सकता है। रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ रेमेडीज़ दी गई हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इससे रिलेटेड जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आपके प्रीलिम्स में काम आएंगी, और जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ आ रहा है अभी, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। गवर्नर कैन सेंड री एडॉप्टेड बिल टू द प्रेसिडेंट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। समझेंगे इसे कि क्या बोला है इन्होंने। लॉस एंड डैमेज, इसके लिए मैं ये आपको काफ़ी दिनों से कवर करवा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, डेटा, जो आपके मेंस एंड इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि डेली का एनालिसिस ज़रूरी है, कि आप डेली का एनालिसिस करेंगे ना, न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप एवरेज एस्पिरेंट से वैसे ही उठ जाएंगे एक कदम ऊपर। ठीक है, क्योंकि एवरेज एस्पिरेंट क्या करता है, वो सिर्फ मंथली मैगजीन पढ़ता है, और आपको वो वैल्यू एडिशन मिल रहा है, वो एडिशनल चीज़ मिल रही है न्यूज़पेपर से, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन गंगोत्री, ये एक छोटी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपके आरओ एआरओ में काम आ सकती है। फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं, पीएम पिचेस इंडिया एज होस्ट फॉर 2028, कॉल्स ऑन कंट्रीज टू राइज अबव सेल्फ इंटरेस्ट। यानी कि पीएम ने बोला है कि 2028 में हम कॉप को हम होस्ट करेंगे। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मैंने ये आपको अच्छे से कवर करवाई है इससे रिलेटेड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पीएम मोदी ने बोला है कि 2028 में हम होस्ट करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो कंट्रीज़ हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट से सिर्फ अपने तक सीमित ना रहें, पूरे वर्ल्ड का सोचें। ठीक है, आपको अगर ऐसे में कहीं पे लिखना होगा ना कि अगर कंक्लूड करना होगा ऐसे, तो आप ये भी बोलेंगे कि जो हमारा जो विश्व गुरु बनने का सपना है ना, ये झलकता है हमारी प्रेजेंस एट मल्टीनेशनल फोरम्स में। जो मल्टीलेटरल फोरम्स होती है ना, वहाँ पे हमारी जो प्रेजेंस होती है, वहाँ पे हमारी जो सोच झलकती है, हमारा इससे एम भी झलकता है, कौन सा, विश्व गुरु बनने का। जैसे कि हमारे पीएम कहते हैं कि ये वर्ल्ड कि ये जो एरा है ये वॉर का नहीं है, हमें डिप्लोमेसी चाहिए। ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड अभी पीएम मोदी ने बोला है कि खुद से उठ के आप वर्ल्ड के बारे में सोचिए, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यही चीज़ें होती हैं जो ऐसे को काफ़ी चार चांद लगा देती हैं उसमें। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो पीएम नरेंद्र मोदी ने बोली है। Urging countries to rise above self-interest and deliver on their climate obligations, PM Narendra Modi said here Friday that developing countries must get appropriate access to remaining जो ग्लोबल कार्बन बजट। ग्लोबल कार्बन बजट का मतलब क्या है कि जो इमिशंस किए गए हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा, अब डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या करें, टेक्नोलॉजीज़ बनाएं या फंड ट्रांसफ़र करे टू द डेवलपिंग कंट्रीज़, जो इसका बराबरी
तौर पे नहीं, मतलब कि बराबर तौर पे नहीं। जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ पे बराबर रूप से क्लाइमेट चेंज का फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ को झेलना पड़ रहा है। ये मैंने आपको कल भी समझाया था, स्पेशली जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं। तो पीएम मोदी चाहते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ टेक्नोलॉजीज बिल्ड करें और ट्रांसफ़र करें। Speaking at the high-level segment of the COP28 meeting here, Modi also proposed to host 2028 का COP23 इंडिया में होस्ट किया जाएगा। इससे पहले ये वाला इम्पॉर्टेंट है आपके मतलब ARO के लिए कि पिछली बार हमने कब होस्ट किया था, तो वहाँ पे ऐसी ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। COP8 इन 2002। यहाँ पे जो बोला है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वी डू नॉट हैव मच टाइम टू करेक्ट द मिस्टेक्स ऑफ द प्रीवियस सेंचुरी, यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू हमसे जो गलतियाँ हुई हैं इन्वायरमेंट के प्रति, अब उसे करेक्ट करने का तो टाइम नहीं है, अब उससे बचने का टाइम है। ठीक है, उससे कम करने का टाइम है, क्योंकि अब कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही डेवास्टेटिंग होने वाले हैं। उससे बचे रहेंगे तो ही अच्छा होगा। अगर हम सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते रहेंगे तो प्लैनेट, हमारी धरती, अंधकार में चली जाएगी, डार्कनेस में चली जाएगी। आपको ये लाइंस बोलनी है। कहाँ पे? इंटरव्यू में। कंट्रीज नीड टू राइज सेल्फ, मतलब जो उनका जो सेल्फ एंड नैरो इंटरेस्ट है उससे हटना होगा और क्लाइमेट ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना होगा। हम पीछे नहीं हट सकते। अब ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द एनर्जी ट्रांजिशन दैट इज रिक्वायर्ड हैज़ टू बी जस्ट, इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड इनोवेटिव। ये कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है आपके आंसर के लिए, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। ठीक है, छोड़िए मत इसे। मस्ट डेवलप इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, और वो उस टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र करो डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि जो इसके डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनसे वो बच पाएँ या रेजिलेंट बना पाए अपनी कंट्री को। इंडिया ने जो भी ग्लोबल क्लाइमेट इनिशिएटिव्स जो मतलब लॉन्च किए हैं उनको मतलब उन सबको याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि इंडिया ने ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है। आप उसकी तरह ही आप अपनी कंट्रीज़ में प्रोग्राम लेके आइए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिएशन ऑफ डिज़ास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये मैं कवर करवाती रहती हूँ आपको ये डीपली। ओके, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जब G20 मैंने कवर करवाया था तो मैंने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस मैंने कवर करवाया था। ठीक है, आज एक न्यू मेंशन किया गया है, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ये पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। लॉन्च किया गया है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। इसमें क्या है, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट होंगे उसके लिए इंसेंटिवाइज करना है। ठीक है, फंडिंग देनी है। इन इट्स फर्स्ट राउंड, एक्टिविटीज़ इन वाटर कंजर्वेशन, एफॉरेस्टेशन जैसी जो कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं उसे एनकरेज किया जाएगा। दिस इज़ एन ऑल्टरनेटिव मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म दैट प्रायोरिटाइजेस पब्लिक पार्टिसिपेशन। जो प्राइवेट सेक्टर है ना उसका पार्टिसिपेशन चाहते हैं। जैसे कि कोई प्राइवेट सेक्टर है, वो वाटर ट्रीटमेंट का एक प्लांट इस्टेब्लिश करना चाहती है। ठीक है, उससे रिलेटेड अब क्या करेगी सरकार, उन्हें इंसेंटिवाइज करेगी, इंसेंटिव्स देगी। ठीक है, इट इज़ अ प्रो प्लानेट, प्रोएक्टिव एंड पॉजिटिव इनिशिएटिव। अगर सीधे सीधे ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो भी आप ये लिखेंगे, ये लाइन, ये प्रो वाली। ठीक है, और अगर आप जीएस पेपर 3 में मेंशन करते हैं कहीं पे तो भी आपको छोटा सा लिख देना है कि दिस इनिशिएटिव्स इज इम्पोर्टेंट ड्यू टू प्रोएक्टिव एंड प्रो क्लाइमेट पॉलिसी। ठीक है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ग्रीन क्रेडिट क्या होती है, वो एक एडिशनल यूनिट, वो एक एडिशनल इंसेंटिव दिया जाता है। ठीक है, यूनिट को प्रोड्यूस करने में, क्लाइमेट रिलेटेड प्रोडक्शन। ठीक है, उस पर इंसेंटिवाइज दिया जा रहा है, यानी कि इंसेंटिव दिया जा रहा है, उसे ग्रीन क्रेडिट बोलेंगे। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट में।
लाइफ कंपिंग यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है, उसी का ये एक पार्ट है प्रोग्राम ये वाला। ग्रीन क्रेडिट एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि ट्री प्लांटेशन बेस्ड ग्रीन क्रेडिट एक्टिविटी, एफॉरेस्टेशन कर दिया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया, ठीक है, रीयूज़ ऑफ वेस्ट वाटर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बेस्ड ग्रीन क्रेडिट, रीजनरेटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जिसमें लैंड रीस्टोरेशन पे ध्यान दिया गया, जिससे इम्प्रूव होती है प्रोडक्टिविटी, सॉइल हेल्थ, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड। वेस्ट मैनेजमेंट पे कलेक्शन, सेग्रीगेशन एंड ट्रीटमेंट वाला कोई प्लांट होता है उस पे, ये प्लांट मतलब पौधा नहीं है, ओके, ये प्लांट है, एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिट है जहाँ पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ को देखा जाएगा। एयर पॉल्यूशन रिड्यूस्ड बेस्ड ग्रीन क्रेडिट, यानी कि एयर पॉल्यूशन एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करने के लिए या आपने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्ड की है जो एयर पॉल्यूशन को हटा सकती है इन्वायरमेंट से, ठीक है, उसके लिए सरकार ग्रीन क्रेडिट देगी, उन्हें इंसेंटिव्स देगी। मैनग्रोव कंजर्वेशन एंड रीस्टोरेशन, ये कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है आपको अपने जीएस पेपर 3 मेंस के लिए, ठीक है। सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बिल्डिंग को सस्टेनेबल बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेनेबल बनाना, सीमेंट के ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करने की टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, अगर ऐसी चीज़ें बिल्ड की जाएं तो सरकार ग्रीन क्रेडिट देगी। गवर्नर कैन सेंड रीअडॉप्टेड बिल टू द प्रेसिडेंट आफ्टर विद होल्डिंग एसेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। गवर्नर वाली न्यूज़ आजकल बहुत चल रही है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हॉलिस्टिकली इसे प्रिपेयर करना है। ARO में तो पक्का ही स्टेट गवर्नमेंट का वो एग्ज़ाम है, तो वो पक्का ही उसमें आएगा गवर्नर से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे एक डिबेट चल रही है जो ऑपोजिशन पार्टीज है स्टेट्स में और गवर्नर के बीच। काफ़ी सारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सामने आई है, जैसे कि पंजाब है एंड तमिलनाडु है, वो ये कह रहे हैं कि गवर्नर से हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि गवर्नर को हम जो भी बिल्स दे रहे हैं वो विदहेल्ड कर दे रहा है, तो बैलेंस नहीं हो पा रहा है फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी में, यानी कि जो लॉज कंट्री के सही संचालन में चाहिए थे वो गवर्नर ने विदहेल्ड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि अगर आप एक बार विदहेल्ड कर देंगे अपनी एसेंट तो आप वो प्रेसिडेंट को नहीं दे सकते, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है आर्टिकल 200, ये भी बहुत न्यूज़ में है, पढ़ के जाना है, ठीक है। देयर आर 3 ऑप्शंस फॉर गवर्नर फॉर अंडर द सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ आर्टिकल 200। पहला क्या है, 3 ऑप्शंस में से पहला क्या है, पहला तो ये है कि वो एसेंट दे दे, यानी कि हामी भर दे, विदहोल्ड कर दे एसेंट, और या तो रिजर्व कर दे बिल को प्रेसिडेंट के लिए। जब वो रिजर्व करेगा तो वो प्रॉपरली कम्युनिकेट करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो स्टेट लेजिस्लेचर की होती है, उनसे कम्युनिकेट करेगा। विदहेल्ड एक बार अगर विदहेल्ड कर दिया तो वो प्रेसिडेंट को नहीं देगा, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे री अडॉप्टेड और री इनैक्टेड की भी बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दिया, उसे रिकन्सिडर करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दे दिया, ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दे दिया वापस, फिर भी वो प्रेसिडेंट को नहीं रखेंगे, वहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए नहीं रखेंगे, ठीक है। इन दिस केस withholds assent, once the withhold assent there is no question for again referring it to the president, यानी कि अगर withheld कर दिया गया बिल को तो प्रेसिडेंट के लिए नहीं रखना है। Says he is not bound to send to the assembly, he can then stallify the bill completely at the level of governor, यानी कि इसमें क्या कहा जा रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल भेजा गवर्नर को, ठीक है, पास करके। अब गवर्नर की जब तक मोहर नहीं लगेगी तब तक वो लॉ नहीं बन पाएगा, राइट। तो गवर्नर ने अगर विदहेल्ड कर दिया
ठीक है, तो गवर्नर ये कह रहे हैं कि मैं बाउंड हूँ ही नहीं बिल को वापस करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको 2-3 दिन पहले क्या पढ़ाया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि आप रिकंसीडर करने के लिए दीजिए। अब बिना टाइम फ्रेम होने की वजह से क्या हो रहा है, कोई टाइम फ्रेम तो है नहीं कि इतने दिनों में गवर्नर बिल वापस कर देंगे रिकंसिडरेशन के लिए, तो गवर्नर विदहेल्ड कर दे रहे हैं कि मैं देता ही नहीं बिल। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो बिल वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, फिर प्रेसिडेंट तक नहीं जाएगा वो। ये छोटी छोटी सी चीज़ें याद रखनी है अपने इंटरव्यू में आर्ग्यूमेंट्स को पक्का करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे, couldn't tell wives। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट मुझे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिली है जो इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। प्रीलिम्स में छोटे छोटे फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं और जो आरओ एआरओ जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी पूछे जा सकते हैं। एंटार्क्टिका डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। मार्क्स द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी एंटार्क्टिक ट्रीटी 1959 में, ठीक है। 1959 में एंटार्क्टिक ट्रीटी हुई थी, जिस वजह से 1 दिसंबर को एंटार्क्टिका डे मनाया जाता है। 1981 में क्या हुआ, इंडिया ने फर्स्ट अपना साइंटिफिक एक्सपेडिशन भेजा टू द आईसी कॉन्टिनेंट दैट इज एंटार्क्टिका। क्या था उसका नाम? ऑपरेशन गंगोत्री, याद रखना है ये, ठीक है। आरओ एआरओ एग्जाम्स में क्या है, वो बहुत साल पहले के भी ऑपरेशंस और उसकी डेट्स पूछ ले रहे हैं। ये वाला ऑपरेशन क्यों लाया गया था, ये पूछ ले रहे हैं, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ये चीज़ें याद रखें। दक्षिण गंगोत्री इंडियाज़ फर्स्ट रिसर्च स्टेशन, यानी कि हमारा पहला रिसर्च स्टेशन एंटार्क्टिका में किस नाम से है? दक्षिण गंगोत्री। ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे, साइलेंट डिवास्टेशन ऑफ ड्राउट सेट टू इंक्रीज ग्लोबली अंडर क्लाइमेट चेंज। ये यूएन की रिपोर्ट कहती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर न्यूज़ में आया है तो पढ़ लेना, सही है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट launched by UN Convention to Combat Desertification at the outset of COP28 Climate Talks in the UAE। ये चल ही रहा है, आपको पता है, ठीक है। COP28 उसमें एक रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है कि काफ़ी सीरियस डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं सूखे पड़ने की वजह से। इफ़ एनी हैज़ार्ड claims more lives, causes more economic loss and affect more sectors of society than drought, ठीक है। UNCCD यानी कि Convention to Combat Desertification is one of the 3 conventions originated in 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखनी है। अदर 2 जो कन्वेंशंस थे कौन कौन से थे? UNFCCC एंड बायोडाइवर्सिटी, UNCBD कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। UNCCD की एग्जीक्यूटिव ने बोला है कि जो दूसरे डिज़ास्टर्स होते हैं ना, वो काफ़ी मीडिया रिपोर्ट्स को गैदर करते हैं, मीडिया अटेंशन गैदर करते हैं, पर जो सूखा पड़ता है वो साइलेंटली होता है। साइलेंटली होता है मतलब वो उतना नोटिस में नहीं आता, बट इससे अगर इसे नेग्लेक्ट किया जाएगा तो इसके काफ़ी कहते हैं ना भयंकर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लिविंग अफेक्टेड पॉपुलेशन टू बियर द बर्डन इन आइसोलेशन, ठीक है। द ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट रिपोर्ट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट द अर्जेंसी ऑफ द क्राइसिस। बिल्ड करना होगा ग्लोबल रेजिलेंस टू इट, क्योंकि जैसे जैसे क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, वेदर के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, मॉनसूनल चेंजेस हो रहे हैं। मॉनसून कभी कहीं पे बहुत ही बाढ़ आ जा रही है, जहाँ पे पहले बारिश हुआ करती थी वहाँ पे सूखा पड़ रहा है, ठीक है। इससे रेजिलेंस चाहिए होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, इन सबको सपोर्ट करना है, ठीक है। एज रिजर्वियर लेवल dwindle एंड क्रॉप yield, जो फसल है वो डिक्लाइन कर जाएगी, बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होने के कगार पे है, फेमाइन यानी कि
भुखमरी हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस नीडेड, यहाँ पे ये डाटा बहुत इम्पॉर्टेंट है। 85% पीपल अफेक्टेड बाय ड्राउट हु लिव इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। ठीक है, यानी कि 85% जो पीपल अफेक्टेड हैं सूखे पड़ने से, वो ज़्यादातर मिडिल और लो इनकम कंट्रीज से होते हैं। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट 2023 कहती है। एडिशनल हाइलाइट्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है क्या, इसकी रेमेडीज़। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जामिनर को अपना एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट दिखाना है। नेचर पॉजिटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी कि हमें सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना होगा ताकि सूखे से रेजिलेंस हमें मिल सके। नेचर पॉजिटिव फार्मिंग टेक्निक्स चाहिए, ड्राउट रेजिस्टेंस क्रॉप चाहिए, एफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, जहाँ पे उतनी रेन नहीं होती वहाँ पे आप क्या करें, मिलेट्स वगैरह को प्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि वो रेन फेड एरियाज में हो जाते हैं। ठीक है, फार्मर्स कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ड्राउट ऑन देयर क्रॉप्स एंड इनकम, यानी कि अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाए तो उनकी इनकम पे फ़र्क नहीं पड़ेगा सूखा पड़ने से। एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट चाहिए, कंजर्वेशन मीजर्स, वाटर सप्लाई सिस्टम एफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ को बिल्ड करना है। एक फैक्ट है कि 3000 लीटर्स ऑफ वाटर लगता है हमारे 1 किलो चावल उगाने में, वहीं चाइना का लगता है 300 लीटर्स ऑफ वाटर। यानी कि वाटर एफिशिएंट कौन सा है, चाइना वाला वेराइटी है, मतलब चाइना वाली वेराइटी है राइस की। ठीक है, और यहाँ पे लग रहा है 300 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमें यही एक ट्रांजिशन चाहिए, हमें जो अनसस्टेनेबल जो प्रैक्टिसेस है ना, हमें सस्टेनेबल की तरफ एक शिफ्ट करना होगा। डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस भी चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम चाहिए सूखे पे। इन्वेस्टिंग इन मेट्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग, डाटा कलेक्शन एंड रिस्क असेसमेंट टूल्स। बिल्डिंग ड्राउट रेजिलेंस रिक्वायर्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन। बिल्कुल, अब इतनी सारी कंट्रीज़ अब सूखे से भी जूझ रही हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी उससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगी। इसके लिए लीडर्स का साथ चाहिए होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कंट्री तक लिमिटेड नहीं है, इसीलिए यहाँ पे भी आपको वही लाइन बोलनी है कि हमें सेल्फ एंड नैरो इंटरेस्ट से उठकर वर्ल्ड के बारे में सोचना होगा, जो पीएम मोदी ने बोली है COP28 में। अर्बन इंटेंसिफिकेशन, एक्टिव फैमिली प्लानिंग, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसे कर्ब करना होगा, यानी कि रोकना होगा। ठीक है, जो पॉपुलेशन होती है ना वो सस्टेनेबल मैनर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाद्य सामग्री की कमी पड़ रही है फ्यूचर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर सोसाइटल डेवलपमेंट दैट रिस्पेक्ट्स प्लानिटरी बाउंड्रीज। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ की रेमेडीज़ इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लेनी है, छोड़ के काम नहीं चलेगा। अगर ऊपर ऊपर से ही पढ़ना है न्यूज़पेपर तो वो 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा, बट डीपली एनालाइज करना है तो वो आपको प्रीलिम्स में भी फ़ायदा दिलाएगा, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, लॉस एंड डैमेज फंड। ये लॉस एंड डैमेज फंड COP27 में लाया गया था, आपको मैंने बताया था। जो शर्म अल शेख में इजिप्ट में जो COP27 हुआ था उसमें लाया गया था लॉस एंड डैमेज फंड। COP28 में यानी कि दुबई वाले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में इसे ऑपरेशनलाइज कर दिया गया। ठीक है, $400 मिलियन इन मतलब डाले गए इस फंड में, इन्फ्यूज़ किए गए। ठीक है, प्रेसिडेंट COP28 सुल्तान अल जाबेर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर UPPSC RO ARO एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, लॉस एंड डैमेज फंड मैंने आप सबको बताया था, अभी कल परसों से बताई जा रही हूँ। इसमें क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो उनका लॉस और डैमेज हो रहा है किसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, उन्हें कॉम्पनसेट करना इज़ द एम ऑफ
लॉस एंड डैमेज फंड। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को ट्रिगर मिल रहा है प्राइमरली डेवलप्ड कंट्रीज से। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन किया है लास्ट सेंचुरी में। ठीक है, और इसके काफ़ी डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, वाले नेशंस को। ये मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है डाटा इंटरव्यू के लिए और मेंस के लिए। अकॉर्डिंग टू द वन रीसेंट study, climate disasters led to the loss of $1.5 trillion in 2022. Least developed countries suffered a loss of an average 8% of their GDP because of these disasters. ये लाइन आप इंटरव्यू में बोलेंगे तो आपका आंसर ऐसी हवा में नहीं लगेगा। ठीक है, इसीलिए आपको आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं डेटा के साथ। लॉस एंड डैमेज दो प्रकार के होते हैं, इकोनॉमिक हो या नॉन इकोनॉमिक हो। इकोनॉमिक हो रहा है इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में एग्रीकल्चर जो लॉस हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू डिज़ास्टर्स। ठीक है, वो हो गया इकोनॉमिक लॉस। जो रेवेन्यू आना चाहिए था एग्रीकल्चर की तरफ से अब वो नहीं आया क्योंकि इस बार बाढ़ आई और फसल ख़राब हो गई। तो ये क्या है, ये इकोनॉमिक लॉस है। एक होता है नॉन इकोनॉमिक लॉस, जो साइक्लोन एंड जो पोस्ट डिज़ास्टर ट्रॉमा से लोग गुजरते हैं, उस ट्रॉमा को हम कहेंगे नॉन इकोनॉमिक लॉस। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक लॉस जैसे कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना पीपल की, कि यहाँ पे डिज़ास्टर आ गया, सूखा पड़ गया, लोग इधर उधर क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन कहते हैं इसे, वो क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक लॉस होता है। यहाँ पे ये डाटा इम्पॉर्टेंट है। Today, the US, UK and EU, European Union, are considered to be responsible for 50% of all historical emissions. ठीक है, हिस्टोरिकल एमिशंस में से 50% तो इन तीन लोगों ने कर दिया, US, UK एंड EU, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन बड़ी एक कॉन्टिनेंट है। ओके, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ मैंने आपको बताई हैं सारी, जिसमें अब ऐड हो गए हैं रशिया, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जो जंप कर गया है 65%, यानी कि 2/3 ऑफ ऑल इमिशंस इन कंट्रीज़ के द्वारा हुआ है। उस हिसाब से इंडिया का कंपेयर करें तो वो तो सिर्फ 3% है। चाइना जो बिगेस्ट इमीटर है 15 सालों से, उसका तो सिर्फ 11% है। तो यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्हें अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी और डेवलप्ड कंट्रीज़ को लॉस एंड डैमेज फंड टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र करना होगा। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू द IPCC लॉस, डैमेज विल इंक्रीज इन फ्यूचर एज ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यूज टू राइज। ठीक है, और इसका फ़र्क किसे पड़ेगा, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। तो आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। ऐसे करते हैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस कि आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करें। ऊपर से सुपरफिशियल जो स्टडी होती है ना, वो नहीं करनी है। तो वैल्यू एडिशन की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जाना है वहाँ पे, ज्वाइन करना है डेली करंट अफेयर के PDFs के लिए। आपको ये आज के आज ही नोट कर लेना है, जितने भी डाटा, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स, इम्पॉर्टेंट लाइन या जो वो परसेप्शन बताया है आपके लिए, जो आर्ग्यूमेंट्स बताई हैं मैंने न्यूज़पेपर से एक्सट्रैक्ट करके, वो इम्पॉर्टेंट है, आज के आज ही लिख लेनी है, ताकि आपको दोबारा आज का न्यूज़पेपर देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, न्यूज़पेपर PDFs पे नज़र दोबारा तो नहीं जानी चाहिए। ठीक है, आप एक ही दिन में अपने नोट्स पे लिख लें और उसी पे रिलाई करें सिर्फ। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।